की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं, एसएसएन कोड इन जीएसटी इसके बारे में पढ़ेंगे और आज जीएसटी का कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजों को। क्या दिक्कत है भाई? पीछे चेयर लेके बैठे, यहाँ चेयर आगे खाली है ना। आईडी कार्ड सब लोग लगाइए फटाक से। तो दिव्यांशु आईडी कार्ड पहनो फटाक से, अगर नहीं है तुम घर जाओ वापस। क्या तुम कई दिन से तुम आईडी कार्ड नहीं, जाओ ऑफिस में जाओ, 50 रुपया देके आओ, जाओ जाओ एप्लीकेशन तब रसीद बनाओ, 50 रुपया का भी रसीद बन जाएगा तुम्हारा आईडी का। जाओ अभी जाओ, तुरंत जाओ। तुम कई दिन से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत लापरवाह लड़के हो यार। कोई बात नहीं, जाओ जाओ ऑफिस में जाओ, जाओ तुरंत जाओ। पहले आके आप चेयर लेके आगे बैठिए। एसएसएन नंबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और इससे कहीं ना कहीं हम आइटम को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने डीलर वगैरह के बारे में पढ़ा था, आपने देखा भी था, इनवॉइसेस थी, डीलर था। कितने, सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कितने टाइप के टैक्स होते हैं, क्या बताएंगे आप? 2 टाइप के। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए जीएसटी कोई पूछेगा तो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बोलेंगे। टैक्स बोलेगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ही बोलेंगे, याद रखिएगा। और कितनी टाइप की सप्लाई होती है, कौन कौन सी? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट को क्या बोलते हैं? लोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल बोलते हैं। और इंटर को अदर स्टेट वाला। बात क्लियर है? ठीक, चलिए। अब कह रहा है एसएसएन कोड इन जीएसटी, क्या कह रहा है सुनिएगा। इन जीएसटी डिजाइन ईच इनवॉइस विल हैव द मेंशन एसएसएन कोड फॉर ईच आइटम। टैली में क्या होता है कि हर आइटम के लिए एक एसएसएन कोड बनाया गया है, जो उसको बेचते समय या मंगाते समय उस चीजों पे एक परिपक्वता का ध्यान दिया जाता है उस चीजों को लेके। और कई जगह जैसे कि अपने साइड में पिन कोड होता है, कई जगह जिप कोड होता है, वैसे ही कई जगह एसएसएन बोला जाता है, कई जगह सैक बोला जाता है। एसएसएन कोड को सैक कोड भी बोला जाता है, रहा सामने सैक कोड भी बोला जाता है। एसएसएन का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपको पता है, फाइल में दिया हुआ है, दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं और नॉमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इन इंडिया एसएसएन कोड कोडिंग इज करेंटली यूज्ड अंडर एक्साइज, कस्टम एंड स्टेट वैल्यू, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट में इनका यूज किया जाता है। इज नाउ आल्सो प्रपोज्ड टू यूज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अब इनका यूज कहाँ होने लगा है? जीएसटी में भी होने लगा है। ठीक है, ये कितने अंक के होते हैं? 6, 8 ऐसे अंक के होते हैं। वो आपको आइटम के साथ ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बस देखना होता है, नंबर्स में होते हैं, डिजिट में आपको देखना होता है और फिलअप कर लेना होता है। ठीक है, 4, 8, 6 कुछ भी हो सकते हैं, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस देगा और आप क्या करेंगे? देख के वो नंबर भर देंगे। अब इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म में क्या है समझिएगा ध्यान से। क्या हुआ? चलिए बात मत करिए। अब हम पढ़ेंगे इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है। कह रहा है आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है। मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि एक बात कही जाती है, एक बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि एक बात कहा जाता है कि जब भी हम परचेज करते हैं तो जो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या कहते हैं? अरे कल ही पढ़ाए थे भाई। जब भी हम परचेज करते हैं एक्स्ट्रा पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, उसे आईटीसी कहते हैं। और जब वही चीज बेचते हैं और टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं तो उसे टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। नहीं पढ़ाया है? ठीक है, कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा, टैली पढ़ रहा है तो अब समझ गए हमको भी कैसे पढ़ाना है। 10 दिन में खत्म कर देना, सब हवा टाइट हो जाएगी। आप लोग की जो पढ़ाई चल रही है ना, इस पढ़ाई से कभी कुछ होने वाला नहीं है।
या तो आप अपने माता पिता सबको धोखे में डाल दो। दो लाते डायग्राम बना बना के मैं यहाँ पे समझाया था कि परचेज करते समय जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा देंगे टैक्स लायबिलिटी आईटीसी होगा, और सेल्स करते समय जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो टैक्स लायबिलिटी होगा। ये बात समझाया था, जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, सब बना के दिखाया था। फिर भी चुपचाप आराम से बैठे हुए। सुन लीजिए, फ्राइडे से क्लास कब चलेगी? जितना अब तक पढ़ाया गया टैली में सारा पूछा जाएगा, जो बताएगा वही क्लास में रहेगा, बाकी लोग घर वापस कर देंगे। और ये मजाक नहीं है, फैक्ट है, ये करूंगा मैं। फ्राइडे को वही क्लास में होंगे जिनका सारा पैटर्न यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया गया है याद होगा, तैयार होगा, वरना बाकी लोग घर जाएंगे, ये तय है। चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए बोल रहा हूँ, घर जाना तय है, फिक्स है। क्योंकि कल तो छुट्टी है, क्योंकि मेरा एग्जाम है, लेकिन फ्राइडे को अगर आपका एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर रिवीजन नहीं हो पाया और पूछने पर नहीं बता पाए, मैं तुरंत वापस कर दूंगा। कोई भी लड़का या लड़की, उससे मतलब नहीं। सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि जब भी बात कहा गया था कल की क्लास में कि जब भी हम परचेज करते हैं उसमें जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं वही हमारा कहलाता है आईटीसी, और जब हम सेल करते हैं और जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पर्चे रिटर्न करते हैं, जब हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो हमारे आईटीसी पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लोग ये पूछते हैं, या कहीं आप जाएंगे इंटरव्यू के तौर पे, आप अकाउंटेंट के तौर पे, तो लोग पूछ सकते हैं आपसे। अक्सर सीए लोग क्वेश्चन करते हैं लोग कि जब आप परचेज करते हैं तो आपकी आईटीसी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। जब आप परचेज करते हैं तो आईटीसी क्या होती है, बढ़ती है। आपके ऊपर आईटीसी लगी गई ना, 5 रुपया लग गया, 10 रुपया लग गया, तो बढ़ गए। लेकिन अगर हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो क्या हमारे आईटीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? लोग पूछते हैं कि जब हम पर्चे रिटर्न करेंगे तो क्या आईटीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा आप? ऊपर ऊपर वाले रो में बीच वाला बटन है L2, ऊपर वाले रो में। हाँ, बताइए, अगर हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो आईटीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा ना, वेरी गुड। गलत है। एक बात बताइए, आप सामान खरीदे थे 100 रुपए का और आपने 5 रुपया टैक्स दिया था, सही बात है? अब 5 रुपया टैक्स दिए थे तो ये 5 रुपया आपकी आईटीसी है। अब आप सामान वापस कर रहे हैं तो दुकानदार आपको 20 रुपया आपको वापस नहीं कर देगा? 20 रुपया वापस करेगा, प्लस टैक्स भी तो आपका वापस करेगा 1 रुपया। यानी अब आप परचेज आपका 80 रुपया का हुआ, और टैक्स जो था, जो आईटीसी आपकी थी, वो 5 से घट के 4 रुपया हो गई, क्योंकि 1 रुपया तो वापस आ गया आपके पास ना। आपने सामान वापस किया तो आपका टैक्स भी वापस करेगा और आपका पैसा भी वापस करेगा। तो आईटीसी क्या हुई, 5 रुपया थी, कितनी हो गई? 4 रुपया हो गई, तो घट गई ना। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर आपने सामान 5 रुपया में बेचा है तो वापस 5 रुपया में करेंगे, जाहिर सी बात है। यानी इसमें टैक्स इंक्लूड है जो भी है, तो वही 20 रुपया का सामान वापस कर रहे हैं तो सिर्फ 20 रुपया नहीं ना वापस करेंगे, टैक्स वो भी तो लेंगे उससे। तो 20 रुपया तो लिए ही लिए हैं, प्लस 5 रुपया हमसे 1 रुपया टैक्स भी अपना ले लिया है। यानी आईटीसी 5 की बजाय अब 4 हो गई, तो ये घट गई कि बढ़ गई? घट गई। कब घटी है? जब पर्चे रिटर्न हुआ है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि जब हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो उस वक्त हमारे आईटीसी घटती है, लिख लीजिए, बैठ जाइए। आप सब पढ़ चुके हैं तभी भी ये हाल है, बढ़िया है। कोई पूछेगा कि जब हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप लिख लीजिएगा, जब भी हम पर्चे रिटर्न करते हैं तब हमारी आईटीसी क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। तो वैसे अगर सेल्स रिटर्न होगा टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए? अगर सेल्स रिटर्न होगा तो क्या हमारे टैक्स लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, इतने गधे लड़के कभी लाइफ में नहीं देखे थे। हाँ, तुम तय कर लियो, खाली बोरी उठाना है, फिक्स हो गया तुम लोग। अभी जस्ट पढ़ाया हो, अभी जब परचेज किए हो, अब परचेज रिटर्न किए हो तो आईटीसी घटा है। वैसे ही अगर आप किसी शेयर पर टैक्स लिए हैं और आपको कोई सामान वापस करेगा तो आप ही तो उसका पैसा वापस करेंगे, तो उसका पैसा वापस करेंगे तो उसका टैक्स नहीं वापस करेंगे, रख लेंगे। हाँ, तो टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी तो घटेगा।
अरे भाई टैक्स 6 रुपया कलेक्ट किए थे, अगर आपको कोई सामान वापस करा था आप उसका पैसा वापस करेंगे? वापस करेंगे तो उसका टैक्स भी तो वापस करेंगे। टैक्स लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो भी घटेगी। सिंपल सी बात है, आप किसी सामान बेचेंगे, किसी सामान बेचे हैं, आप उसको सामान वापस करेंगे तो वो आपको क्या वापस करेगा? हाँ, पैसा वापस करेगा। वैसे ही आपने किसी को सामान बेचा है और आपको कोई सामान वापस करेगा तो आप क्या वापस करेंगे? पैसा। तो ये बात नहीं समझ आ रही है। कह रहा है कि सुनिए ध्यान से, कंज्यूमर को होता है क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष जो बची हुई आईटीसी होती है वो करंट मंथ की आईटीसी से को पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ क्या कर दिया जाता है? एडजस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि इसका एडजस्टमेंट किसके साथ होता है? टैक्स लायबिलिटी के साथ ही होता है। तभी तो 5 रुपया रह गया आपके पास, 1 रुपया गवर्नमेंट के पास चला गया। कह रहा है कि आईटी, सुनिए यहाँ से, अगर आईटीसी ज्यादा हो गई टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मली में क्या अच्छा बताओ, नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या ज्यादा होना चाहिए? टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए कि आईटीसी ज्यादा होना चाहिए? हाँ, नॉर्मली बताइए आप लोग क्या ज्यादा होना चाहिए? आईटीसी ज्यादा होना चाहिए। आईटीसी 5 रुपया दे रहे थे और 6 रुपया वसूल रहे हैं, कौन सा ज्यादा है? तो ज्यादा क्या होनी चाहिए? टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन के मुताबिक टैक्स लायबिलिटी माइनस क्या? आईटीसी। तो अगर यहाँ यहाँ उल्टा रख दिया जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पर 6 रख दिया जाएगा तो माइनस में नहीं चला जाएगा। तो नियमतः क्या होना चाहिए? टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, आईटीसी कम होना चाहिए। लेकिन अगर उल्टा हो गया मान लीजिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपको, सुनिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आईटीसी लायबिलिटी से ज्यादा हो गई तो टैक्स भरने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, गवर्नमेंट कहेगा तो तुम ऑलरेडी माइनस में चलो, कहाँ से टैक्स भरोगे? सोचो, अगर आपने 5 रुपया टैक्स दिया है और 4 रुपया कलेक्ट किया है तो क्या आपका कोई दायित्व तो बन रहा है टैक्स भरने का? नहीं, आप खुद ही -1 रुपया में चल रहे हो, कहाँ से भरोगे? तो वही बात यहाँ कहा है एक लाइन में, पढ़ी देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो, सामने देखिए, अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ में कोई टैक्स नहीं जमा करना पड़ता है, क्योंकि नियमतः टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। टैक्स लायबिलिटी या आईटीसी? कह रहा है कहाँ जमा करनी पड़ती है, और शेष बची हुई आईटीसी अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ क्या कर देती है? एडजस्ट किया जाता है। और आईटीसी कम पड़ जाती है तो टैक्स जमा करना होता है, और आईटीसी अगर कम पड़ रहा है तो टैक्स जमा करना पड़ रहा है। समझ रहे ना? और टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, कम पड़ रहा है तो नहीं भरना पड़ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात ना? समझ में आ गई मेरी बात ना? अगर आईटीसी ज्यादा होगा तो टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा। जब आईटीसी कम पड़ेगा क्या करेगा? सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आईटीसी आपका है 5 रुपया और टैक्स लायबिलिटी कितना है? 6 रुपया। कौन ज्यादा है? तो टैक्स भरना पड़ेगा। भरना क्या? बहुत बढ़िया, सही है। अगर उल्टा कर दिया जाए, यहाँ आईटीसी को 6 रुपया कर दिए, यानी आईटीसी ज्यादा हो गया और टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्या अब टैक्स भरना पड़ेगा? यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, क्या है? सभी लोकल यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव सीएसटी और एसजीएसटी पे पड़ता है, और सभी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव किस पे पड़ता है? यानी जो अदर स्टेट होंगे उसका आईजीएसटी पे पड़ेगा, जो सेम स्टेट होंगे उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी पे। और यहाँ अगर 9 रुपए दे रहे हैं, 9 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ मिला के पूरा 18 रुपए दे देंगे, यही होगा अंतर, और कुछ अंतर नहीं होगा। यही है कि यहाँ 2 भाइयों में बांट दिया जा रहा है, यहाँ अकेला भाई है, ऐसा समझ लो। ठीक है। अब वही पूछा जाता है आपसे, जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 2 क्या होता है? तो याद रखिएगा, सुन लीजिएगा। जीएसटीआर 1 जो होता है वो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है, सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए होता है, सेल्स रिपोर्ट। और जीएसटीआर 2 होता है, जीएसटीआर 2 जो होता है वो परचेज का रिपोर्ट देखने के लिए होता है, परचेज का जीएसटी रिपोर्ट। ठीक है। और जीएसटी
R3 भी जो होता है वो क्या होता है, समरी होती है। लिख लीजिए तीनों। तो यही था आपका पूरा जीएसटी का एक पैटर्न, आपने देख लिया। अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, जिसमें आपको बनाना होगा कंपनी। क्या बनाना होगा? कंपनी। लेकिन कुछ चीजें आज ही समझ लीजिए। अगर कोई भी अल्फाबेट्स है, उसके नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है, मतलब उस बटन को किसके साथ दबाना है? अल्ट के साथ दबाना है। किसके साथ दबाना है? अल्ट के साथ दबाना है। और अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन बनी है, मतलब उसको CTRL के साथ। ये चीज चाहिए तो नोट कर लीजिए कहीं। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो समझिएगा ध्यान से। जब भी टैली पे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो हमेशा ये हमें प्रीफर किया जाता है कि आप सी ड्राइव को छोड़ के किसी भी अन्य ड्राइव में आप बना लीजिए, डी में, ई में, एफ में, कहीं बना लीजिए। सी ड्राइव में क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जब भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है, सी ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है, तो अगर आपका डाटा सी ड्राइव में होगा तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसीलिए आपको प्रीफर किया जाता है कहाँ बनाइए? सी ड्राइव को छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में आप डाटा बना लीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गई सबको बात ना? ठीक। जब हम टैली पे कंपनी बनाते हैं तो हमें डायरेक्टरी सेटअप करनी होती है। डायरेक्टरी का मतलब होता है रूट पाथ, जहां हमें डाटा सेव करना है। तो वो तरीका भी आपको बताया जाएगा अगली क्लास में। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, जब टैली कंपनी बनाएंगे तो हम पाथ, पहले पाथ से ही ओपन करते थे, अब तो दो मेथड दे दिया है। ड्राइव के द्वारा ओपन करना है या पाथ के द्वारा, दो ऑप्शन हो गया। सबसे ज्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं, ड्राइव के द्वारा सबसे आसानी से ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि पहले लोग पाथ भूल जाते थे, और पाथ भूल गए तो समझिए डाटा भी लगभग गड़बड़े है, ना के बराबर नहीं मिल पाएगा। ऐसा समझा की बात ना? इन बातों का ध्यान देंगे। तो अब बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब कोई टॉपिक बचा नहीं है। अगली टॉपिक है कंपनी के साथ है वो, तो अगली क्लास में ही बताई जाएगी। ठीक है, लेसन 4 है ना वो, चैप्टर 4 रहेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा थोड़ा सा। क्या? जैसे कि मान लो आपने देखा होगा अक्सर, कैसे हम पहचानते हैं, तो अगले में आएगा जब हम पार्टी की बात करेंगे, अगले कंपनी की बात करेंगे, तो उसमें बातें आएंगी। तो याद रखिएगा, जब भी किसी का नाम आएगा, राहुल कुछ चाहते हो क्या तुम? क्यों बात कर रहे हो तुम? इरफान, पीछे बैठे हो? कैसे आगे बैठो तुम मेरे पास, चेयर लेके। ठीक है, मेरे सामने आप रहेंगे कल से। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। जैसे कि अक्सर पार्टी, किसी का किसी पार्टी का नाम आ सकता है, तो जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप दो ही चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? दो चीज। या तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा उसका अंडर ग्रुप, क्रेडिटर होगा, या फिर क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर होगा। दो ही अंडर ग्रुप हो ही सकता है। पार्टी का नाम का दो ही अंडर ग्रुप हो ही सकता है। लेकिन कब क्लियर होगा सिंडिकेटर या डेप्टर होगा? तो जब हम परचेज करेंगे तो सामने वाला क्या होता है? हमारा सप्लायर होता है। तो अगर हमारा सप्लायर होगा तो अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होगा, यस सी, यानी सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो सामने वाला हमारा क्या होगा? कस्टमर होगा। और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर होगा। यानी कि सब कब क्रेडिटर कब डेब्टर होगा, ये बात आपको पता चलेगा। अगर परचेज कर रहे होंगे पार्टी से तो क्रेडिटर होगा, अगर सेल्स कर रहे होंगे पार्टी से तो सन्ड्री डेब्टर होगा। याद रहेगा? हाँ, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आइटम का नाम आता है तो कैसे पहचानते हैं कि उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कैटेगरी क्या होगा? जैसे मैं बहुत बड़ा सा नाम लिख दिया हूँ, लिख दे रहा हूँ, लेनोवो 100 वायरलेस जंबो कीबोर्ड। इतना बड़ा नाम है ना,
लेकिन एक आइटम का नाम है, ये पार्टी का नाम नहीं है, आइटम का नाम है। कौन सा आइटम है? कितना बड़ा नाम है, परेशान मत होइए। अच्छा, ये पूरा पढ़ने के बाद पता क्या चला ये क्या है? घूम घुमा के जो मिला है वही अंडर ग्रुप हो जाता है। अंडर ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। और किस जिस कंपनी का होता है वही कैटेगरी कहलाती है। क्या कहलाती है? किस कंपनी का है? लेनोवो। तो कैटेगरी क्या हो जाएगी इसकी? लेनोवो होगी। बस यही यही देखना होता है, इन्हीं बातों का ध्यान देना होता है जब कंपनी में हम काम करेंगे तो। ये सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। जैसे मैं लिख दिया हूँ सैलरी दे रहा हूँ स्टाफ को, सैलरी टू स्टाफ, यानी सैलरी दे रहा हूँ स्टाफ को। तो सैलरी देना क्या होता है? इनकम है कि एक्सपेंस है? मतलब कोई पार्टी का तो नाम है नहीं, क्रेडिटर डेबिटर होगा नहीं, आइटम का नाम है नहीं, ये क्या है? सैलरी या तो देंगे या तो पाएंगे। यानी कि कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या बात होता है? प्रॉफिट या लॉस की बात होती है, या इनकम या एक्सपेंस की बात होती है। सैलरी या इनकम है? नहीं, एक्सपेंस है। तो अंडर बुक क्या हो जाएगा इसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? इन बातों का ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। सब सूझ में आया नहीं है क्या?